एक सवाल ओवैसी को लेकर भी है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक्टिव हैं, कई रैलियां कर रहे हैं। कल पूर्णिया में 2-3 रैलियां कर लिए। क्या ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा मिलने वाला है या इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने वाला है? ओवैसी किसके साथ है अंदर से, जो मीडिया सूत्रों में चल रहा है या जो भी बिहार में चल रहा है? देखिए, एक बात आप बहुत साफ समझ लीजिए कि ओवैसी ने जो कल जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया है, नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। और वो किशनगंज का कुछ इलाका जो कि पूर्णिया में पड़ता है, वहां पर अपने उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के लिए प्रचार करने आए थे। उन्होंने एक बात बड़ी प्रमुखता से उठाई कि मुसलमान की आबादी 17 से 18% है, लेकिन आप जो नौकरी बांटने का दावा कर रहे हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? जरा वो डेटा सामने रखिए और उसके बाद बात करिए। तो वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को भी घेर रहे थे, वो नीतीश कुमार को भी घेर रहे थे, और बीजेपी और आरएसएस को घेरना तो उनकी फितरत है। वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो घनघोर एंटी बीजेपी और आरएसएस है, लेकिन तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां उनको बीजेपी की बी टीम कहती रही है, क्योंकि जब जब वो उम्मीदवार उतारते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया अलायंस या महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए वो अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। पिछली बार भी अख्तरुल ईमान लगभग 3 लाख वोट पा गए थे और जान लीजिए किसी तरीके से प्रोफेसर जावेद जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि सीमांचल में ओवैसी ने किशनगंज में एक उम्मीदवार तो उतारा सिंबॉलिकली, लेकिन अन्य जगहों पर क्यों नहीं उतारा? तो अररिया को लेकर के ओवैसी खुद कह चुके हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वहां पर जो तस्लीमुद्दीन के बेटे खड़े हैं, तस्लीमुद्दीन के सम्मान में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन कटिहार में उन्होंने क्यों नहीं उतारा? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर 40% से लेकर के 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर दरअसल ओवैसी नहीं चाहते हैं कि इस बार वोटों का बिखराव हो और उन पर आरोप लगे कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार चुका है। दूसरी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि हैदराबाद में बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता जिसको उतारा है, वो काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, ओवैसी के लिए काफी परेशानी खड़ी किए हुए हैं। ऐसे में ओवैसी खुद चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को सबक दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात, ओवैसी ये चाहते हैं कि इस बार ओवैसी पे ये तमगा नहीं लगे कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार गया, नहीं तो जीत हो सकती थी। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि ओवैसी इस तमगे से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में वो कुछ प्रत्याशी उतार सकते हैं। पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर मुसलमानों की आबादी 40 से 68-70% तक है, वहां ओवैसी सिर्फ एक जगह उम्मीदवार उतारते हैं, बाकी जगहों पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते हैं? एक बात कही जा रही है कि पूर्णिया में उन्होंने मौन समर्थन, परोक्ष समर्थन पप्पू यादव को दे दिया है, वहीं कटिहार में भी उन्होंने तारिक अनवर को दे दिया है। तो उम्मीदवार नहीं उतारने का साफ मतलब है कि एक तरीके से उन्होंने महागठबंधन को परोक्ष समर्थन दे दिया है। सिर्फ आप पूर्णिया हटा दें तो पूर्णिया में ओवैसी ने पप्पू को परोक्ष समर्थन दे दिया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अन्य जगहों पर कहां कहां वो उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशी कहते सुने गए हैं कि शिवहर से उनके उम्मीदवार होंगे और अन्य जगहों पर उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो ओवैसी पहले 16 फिर 13 उम्मीदवारों को उतारने की बात कर रहे थे, वो ओवैसी ठीक दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले किशनगंज और पूर्णिया में नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि इस बार ओवैसी उस तमगे से बाहर निकलना चाहते हैं जिसको लेकर के बार बार चुनाव परिणाम के बाद उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता था कि वो बीजेपी की बी टीम है।